तो ये दोस्तों, आज सैस इंटरव्यू सीरीज़ का सेकंड एपिसोड है। तो हम इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने कुछ टॉपिक्स नोट करके रखे हैं, इन टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला जो टॉपिक होगा, हाउ टू गिव योर फर्स्ट इंटरव्यू, एंड दूसरा जो टॉपिक होगा, हाउ मच नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर योर फर्स्ट इंटरव्यू और अ फ्रेशर लेवल इंटरव्यू। एंड थर्ड जो टॉपिक होगा, हाउ टू डील विथ इफ़ यू डोंट नो द आंसर और इफ़ यू हैवेंट लर्न द टॉपिक। आपको आंसर नहीं पता है, इंटरव्यूअर कुछ पूछ रहे हैं, या तो आपने वो टॉपिक नहीं किया हो, तो इस सिचुएशन में कैसे डील करें। जो फोर्थ टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू डील विथ फियर ड्यूरिंग द इंटरव्यू और ओवर कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। कभी कभार क्या होता है, मोस्टली हमें क्या होता है कि कोई भी फ्रेशर अगर इंटरव्यू दे रहा है ना, जो सबसे पहली चीज़ उससे महसूस होती है वो होता है इंटरव्यू फियर। और कभी कभार ऐसा होता है, मतलब आउट ऑफ 100 10% को ऐसा होता है कि उन्हें 90% को फियर होता है, और 10% को ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है कभी कभार। तो ये भी हो सकता है। तो दोनों ही सिचुएशन में या तो आपको फियर बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो, या मतलब आपको ओवर कॉन्फिडेंस फील हो रहा हो। तो दोनों ही सिचुएशन में कैसे डील करना है आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दूंगा हमेशा की तरह। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ टू गिव योर फर्स्ट इंटरव्यू। तो दोस्तों, सपोज करते हैं आपने सॉफ्टवेयर सीख लिया है, तो समझो कि आपका पहला इंटरव्यू आपको मिल गया है। तो सबसे पहली चीज़, जो छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। अगर आप पहला इंटरव्यू दे रहे हो तो मेक श्योर करना आपका जो माइक है, या तो सिस्टम का डिफ़ॉल्ट माइक यूज़ कर रहे हो। मेरा सजेशन ये रहेगा, एक हेडफोन या ईयरफोन ज़रूर यूज़ करना। उससे क्या होगा, एक ज़्यादा क्लियर आवाज़ जाएगी सामने वाले को और आपको क्लियरली समझ पाएंगे। और मेक श्योर करना कि आपके पास जो वेब कैम या तो वीडियो जो कैमरा है आपके सिस्टम या लैपटॉप का, वो प्रॉपर्ली काम कर रहा हो। तो ऑडियो और वीडियो मेक श्योर करना पहले ही वो दोनों प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। मेक श्योर करना कि आप जो डेट है वो प्रॉपर्ली चेक कर लो, टाइम है वो प्रॉपर्ली चेक कर लो। आप किसी और दिन या किसी और डेट पे ज्वाइन ना करो। थर्ड चीज़, कि आपको इंटरव्यू मिल चुका है तो मेक श्योर करना कि जहाँ पे भी आप बैठे हो या कहीं पे भी हो, अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपका लैपटॉप चार्ज हो। ऑल ऑफ सडन आपको इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी इशू फेस ना करना पड़े। एट द एंड मोमेंट हो जाता है तो दैट्स फाइन, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस स्मॉल थिंग। अगर आप पहला इंटरव्यू देने वाले तो समझो कि आप इंटरव्यू में एंटर हो चुके हो। तो इंटरव्यू के दौरान किन चीज़ों का क्या ध्यान रखना है? तो इंटरव्यू के दौरान सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सपोज़ आज से 5 या 10 साल पहले मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, या आज से 5-10 साल बाद, समझो कि मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे चुके हैं। तो उनके मिस्टेक से मैंने क्या सीखा है। सबसे पहली चीज़, कभी भी इंटरव्यूअर आपको कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ पूछ रहे हैं, तो उस चीज़ को प्रॉपर्ली सुनो और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके आंसर करना। तो लिसनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू। क्वेश्चन को सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, लिसनिंग के रिलेटेड ही, अगर इंटरव्यू आपको कुछ बोल रहे हैं, आपको नहीं सुनाई पड़ रहा, तो उनसे वापस पूछो। अगर उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लो है, लेट सपोज 10 आउट ऑफ 3 है, उनकी आवाज़ का लेवल मान के चलो बहुत कम आ रहा है ड्यू टू XYZ रीज़न, तो आप इंटरव्यूअर को फ्रिक्वेंटली बोलो, सॉरी सर, बट योर वॉइस इज़ कमिंग टू लो, आई एम नॉट एबल टू हियर यू क्लियरली, कैन यू प्लीज़ चेक योर माइक। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा फियर नहीं करना है कि वो इंटरव्यूअर है उनको मैं कैसे बोलूँगा। द प्रॉब्लम इज़ दैट आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, आप ट्राई कर रहे हो इंटरव्यू में बोलने का, आप ये सोच रहे हो कि मैं उन्हें कैसे बोल सकता हूँ, वो तो इंटरव्यूअर है, मैं उन्हें कैसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। अगर उनकी आवाज़ नहीं आ रही, अगर उन्होंने जो क्वेश्चन नहीं पूछा है वो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो पूछो। बिकॉज अगर आपने ये सोच के उन्हें आंसर कर दिया, या नहीं सुन रहे हो फिर भी आंसर कर दिया, नहीं सुन पा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं गलत आंसर करोगे, या ज़्यादा जल्दी चीज़ों को कैच नहीं कर पाओगे। उनकी आवाज़ धीमे आ रही है, आप समझने का ट्राई करोगे। तो ये हो गया लिसनिंग के रिगार्डिंग। दूसरा हो गया एक्सप्लेनिंग के रिगार्डिंग। एक्सप्लेनिंग के वक्त हमेशा ये ध्यान में रखना कि कभी भी आप एक्सप्लेन करते हो तो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करो। उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा, कैन यू टेल मी अबाउट फंक्शंस, तो आप सीधा कैरेक्टर फंक्शन में कैरेक्टर फंक्शंस बोलना स्टार्ट मत कर देना, ठीक है, या न्यूमेरिक फंक्शंस बोलना स्टार्ट मत कर देना। आपको पहले ये बोलना है, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फंक्शन, देयर आर 3 मेजर फंक्शंस, कैरेक्टर, न्यूमेरिक एंड डेट एंड टाइम, एंड कॉन्कैटिनेशन फंक्शंस एज वेल। देन आपको उनसे पूछना है, डू आई नीड टू एक्सप्लेन अबाउट ईच एंड एवरी फंक्शंस। फिर वो आपको अपने आप बोलेंगे कि हाँ, मुझे डेट फंक्शन में इंट CK या इंट NX के बारे में बताओ, या कैरेक्टर फंक्शन में कोई 5 कैरेक्टर फंक्शन बताओ। वो आपको सामने से बोलेंगे, फिर आपको एक्सप्लेन करना है। डोंट नीड टू जंप, आप सीधा डायरेक्ट कोडिंग पे, डायरेक्ट फंक्शंस पे पर्टिकुलर फंक्शन एक्सप्लेन करना मत स्टार्ट करना। आपको ओवरव्यू करना है,
क्योंकि फंक्शन क्लासीफाई होते हैं, राइट? तो यू नीड टू रिमेंबर कैरेक्टर, न्यूमेरिक एंड डेट एंड टाइम. Then they will ask, then accordingly you need to answer step by step. They will tell you what they want from you, okay? And accordingly you need to answer. You don't need to jump here and there. तो ये हो गया लिसनिंग एंड एक्सप्लेनिंग को लेके. अब सेकेंड टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते कि कितना नॉलेज होना आपके पास ज़रूरी है आपका पहला इंटरव्यू देने के लिए या एक फ्रेशर लेवल का इंटरव्यू देने के लिए. तो देखो, अगर आप क्लिनिकल में जा रहे हो या बैंकिंग किसी में भी जा रहे हो सैस सीख के, तो अगर क्लिनिकल में जा रहे हो तो ये ज़रूरी है आपके पास बेस का, एडवांस का, क्लिनिकल का नॉलेज होना ज़रूरी है. देखो, बहुत सारे इंटरव्यू में आपने सुना होगा कि वहाँ पे सिर्फ बेस के नॉलेज सिलेक्शन हो गया हो, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ के भी सिलेक्शन हो गया हो. यस, 100 में से 5 या 10 के साथ होता है. बट आज के टाइम पे आप सभी को पता है कि मार्केट कितना कम्पिटिटिव है. तो आपको बेस का नॉलेज होना ज़रूरी है, सैस एडवांस का नॉलेज होना ज़रूरी है, फिर सैस क्लिनिकल का नॉलेज होना ज़रूरी है. और प्लस अगर क्लिनिकल में जा रहे हो तो आपने HDM एडम टेबल लिस्टिंग क्रिएट किया हो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है. प्लस आपके पास सर्टिफिकेशन भी हो तो वो एक प्लस पॉइंट है इंटरव्यू मिलने में. अब मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी, बेस, एडवांस, क्लिनिकल, प्रोजेक्ट. अब आपका क्वेश्चन होगा कि आपका जब पहला इंटरव्यू अरेंज हो चुका है, परसों इंटरव्यू है, आपको ऐसा महसूस होगा कि चलो ये टॉपिक मैंने देखे बट मैं फील नहीं कर रहा कि मैं रेडी हूँ. आपको लास्ट मोमेंट तक ऐसा लगेगा, समझो इंटरव्यू परसों है या कल है, कि मैं रेडी नहीं हूँ. तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मैं रेडी नहीं हूँ. समझो कि सपोज आपको इंटरव्यू मिलता है, इंटरव्यूअर आपको पूछ रहे हैं या HR आपको पूछ रहे हैं आपका इंटरव्यू कब अरेंज करें, तो आप 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद डेट मत दो. आप सीधा बोल दो कि वॉट एवर डेट अगर आप फ्री हो और वो डेट वो दे रहे हैं वो डेट ले लो. नहीं तो आप नियर बाई डेट दे देना उन्हें. बिकॉज देखो, इंटरव्यूअर के पास या कंपनी के पास इतना टाइम नहीं होता दैट दे विल वेट फॉर यू, खास करके फ्रेशर के रोल पे. क्योंकि फ्रेशर के रोल में एक फ्रेशर के पास उतना कुछ टैलेंट नहीं होता कि कंपनी वेट करेगी. दैट इज़ ट्रूथ. ओके, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो हाँ मान सकते कंपनी अगले महीने भी वेट करेगी, अगले महीने आपका इंटरव्यू लगी. बट फ्रेशर के मामले में अगर कंपनी बोलती है आपको कि नेक्स्ट वीक इंटरव्यू लाइक हम शेड्यूल कर रहे हैं, तो बी एग्री. यू कैन रिक्वेस्ट, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो रिक्वेस्ट कर सकते हो. बट मेरा सजेशन यही रहेगा, इंस्टेड ऑफ कंपनी को मैनेज करने के लिए बोलो आप खुद मैनेज करो. दैट विल बी मच बेटर. बिकॉज नहीं तो कंपनी XYZ कोई और कैंडिडेट ढूंढ लेगी आपके बिहाफ में. अगर आप 60% ऑफ नॉलेज बेस, 60% ऑफ नॉलेज एडवांस, 60% ऑफ नॉलेज क्लिनिकल का एक्वायर कर लेते हो तो आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो. आप चाहे किसी भी डोमेन में इंटरव्यू क्यों ना दे रहे हो, बट 60% प्योर नॉलेज होना चाहिए. ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि जब भी प्रैक्टिस करते हो तो मेरा सजेशन है, वैसे तो ये कोडिंग है, ठीक है, पूरा हमें करके देखना होता है. अगर आप कोई नोट बनाओ प्रैक्टिस करते वक्त तो दैट विल बी मच बेटर. क्योंकि आप जो नोट बनाओगे उस पर सारी चीज़ों का ओवरव्यू लिख लेना, ब्रीफ करके लिख लेना. तो जब इंटरव्यू होने वाला होगा उससे एक दिन पहले उस नोट्स को भी डायरेक्टली आप रिवाइज कर सकते हो. नहीं तो आपको कोडिंग विंडो में जाके सारे कोड करने पड़ेंगे. दैट विल बी मच डिफिकल्ट थिंग. सो अपने नोट्स बना रखे होंगे सो दैट विल बिकम ईजी. और चीज़ों को रेक्टिफाई, ब्रेक करना सीखो. हर चीज़ों को मिक्सअप मत करो. मैंने अक्सर देखा कि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछ रहा है लेकिन आप जानते हो, आपको आंसर पता है, लेकिन आप एकदम डिफिकल्ट वे में एक्सप्लेन करते हो. ठीक है, मैंने हमेशा से मैं बोलता हूँ कि समझो कंडीशनल स्टेटमेंट है तो कंडीशनल स्टेटमेंट के कुछ टाइप होंगे, राइट? इफ़ देन एल्स, इफ़ देन वेयर, इफ़ देन डू. तो पहले आपको टाइप्स पता होने चाहिए और टाइप्स पता होने के बाद फिर आपको एक्सप्लेन करना है. वो अगर कोई कंडीशन बोलते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन एक्सप्लेन करने को, फिर वो कंडीशन एक्सप्लेन करना है. अगर आपको बोलते हैं कि आप सिंटेक्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो, फिर आपको सिंटेक्स के साथ एक्सप्लेन करना है. अगर वो आपको बोलते हैं एक सिनेरियो में इस चीज़ से कैसे सॉल्व करोगे तो फिर सिनेरियो के हिसाब से एक्सप्लेन करना है. आपको डायरेक्टली यहाँ वहाँ जंप नहीं करना है, मिक्सअप चीज़ों को नहीं करना है. अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि हाउ टू डील इफ़ यू डोंट नो द आंसर, इफ़ यू हैवेंट लर्न अबाउट द टॉपिक. समझो कि कोई ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने पूछ लिया या कोई ऐसी चीज़ पूछ ली जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है, या तो आपने पढ़ा है लेकिन आपको आंसर याद नहीं आ रहा. तो उस सिचुएशन पे क्या करना है? सबसे पहली चीज़ कि आपको ट्राई करना है. इंटरव्यूअर से आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वापस से पूछो. इंटरव्यूअर ने फिर वापस आपको क्वेश्चन बोला, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियरली ऑडिबल था, आपने उस चीज़ को सोचा. ठीक है, पहला सिनेरियो लेते हैं कि वो आंसर आपको याद नहीं आ रहा. तो आप अपने माइंड में सोचो कि मतलब क्या रिलेवेंट चीज़ आपको याद है. तो आपको जो भी रिलेवेंट नॉलेज याद है आप उन्हें बताओ. इंस्टेड ऑफ ब्लैंक, मतलब चुप रहने से अच्छा जो भी रिलेवेंट नॉलेज है उन्हें एक्सप्लेन करो. ओके, बिकॉज अगर आप, क्या पता आपको लग रहा है आप गलत सोच रहे हो या गलत बोलने वाला हो, लेकिन आप
सही के एकदम करीब हो। ओके, आप एकदम सही आंसर नहीं कर पा रहे बट यू आर टेलिंग करेक्ट। तो इंटरव्यूअर आपको गाइड करेंगे, ओके यू कैन ट्राई दिस और ट्राई दिस लाइक मतलब इसमें से कौन सा हो सकता है, आपको कुछ ऑप्शंस देंगे एंड दे विल हेल्प यू टू रीच टू द करेक्ट आंसर। तो आपको ट्राई करना है। अगर आपको नहीं आता, आपको मतलब आता नहीं ऐसा नहीं, आपने पढ़ा है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा, तो आप ट्राई कर सकते हो, जितना आता है उतना बोल लो, और जो नहीं आता है उसके लिए सिंपली बोल दो सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं खुद पे, आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या गलत मुझे लग रहा है, सो ऐसा बोल सकते हो सर एज पर माई नॉलेज वट लाइक आई रिमेंबर एज ऑफ नाउ और वट आई हैव ट्राइड दिस इज माई आंसर। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। तीसरा सिचुएशन की मतलब आपने वो पढ़ा ही नहीं है, नो डाउट आप हार्वर्ड से जाके भी पढ़ लो, ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हो गई हो। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें मिस हो सकती हैं जो इंटरव्यूअर पूछ रहा है, शायद वो आपने ना पढ़ी हो। ठीक है, या उन्होंने ना पढ़ा है जहाँ से आपने पढ़ा है। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप सिंपली बोल दोगे सॉरी सर आई हैवंट लाइक डन दिस टॉपिक और आई डिडंट केम टू द सिचुएशन वेयर आई नीड टू परफॉर्म दिस टास्क। मतलब मैं अभी तक उस लेवल पे नहीं आया कि मुझे टास्क परफॉर्म करना पड़े। क्या पता वो टास्क एक लेवल अप का हो सकता है, ठीक है, जिसमें कुछ एक्सपीरियंस या कुछ लेवल के बाद आप करने वाले हो। तो आप या तो बोल सकते हो कि मतलब लाइक मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है या मैंने पढ़ा ही नहीं है। आप सिंपली उन्हें बोल सकते हो आपने नहीं पढ़ा है और उन्हें क्लियर हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर और प्रैक्टिस फॉर योर फर्स्ट, सेकेंड और XYZ इंटरव्यू। सपोज आप पहला इंटरव्यू देने वाले हो, ठीक है, या दूसरा देने वाले हो या अप टू सो ऑन इंटरव्यू देने वाले हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस कैसे करना है। लेट्स सपोज इन अ सिनेरियो आप पहला देने वाले हो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, कभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो आप मेक श्योर करना या ट्राई करना कि आप उन चीज़ों के नोट्स बनाओ। पहली चीज़ वो सारे टॉपिक लिखो जो जो आपने पढ़े हैं। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल बेस साइज। तो बेस साइज में कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं, फंक्शंस, ऑपरेटर्स, स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, प्रॉक स्टेप्स। सो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने कुछ चीज़ें बोली हैं, ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि PDV और कन्वर्टिंग वेरिएबल्स, ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। इन चीज़ों के आप पॉइंट वाइज लिखो एक नोट में कि ये टॉपिक मैंने पढ़े हैं। अब उन टॉपिक्स को डिस्क्राइब करो या तो क्लासीफाई करो। जैसे फंक्शंस क्लासीफाई होते हैं, न्यूमेरिक, कैरेक्टर, डेट एंड टाइम। कंडीशनल स्टेटमेंट भी आप टाइप्स होते हैं उसके, इफ देन डू, इफ देन एल्स और इफ कंडीशंस रिफ्यूज कर सकते हो। ऐसे अलग अलग चीज़ों में आप उनको कैटेगराइज या डिवाइड कर सकते हो। वैसे ही कैरेक्टर फंक्शंस में जाओगे तो बहुत सारे कैरेक्टर फंक्शंस होंगे, उनका नाम लिख लो। न्यूमेरिक फंक्शंस में एक ट्री किस्म का बना लो, जैसे ऊपर फंक्शंस लिख लो, उसके बाद उसके टाइप कैरेक्टर, न्यूमेरिक एंड डेट एंड टाइम। फिर उसके नीचे कैरेक्टर के नीचे सारे कैरेक्टर फंक्शंस लिख लो, न्यूमेरिक के नीचे सारे न्यूमेरिक फंक्शन, फिर डेट एंड टाइम के नीचे सारे डेट एंड टाइम फंक्शंस। सिमिलरली कंडीशनल स्टेटमेंट के नीचे ऐसे हेडलाइन दो और उसके नीचे सारे कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ देन एल्स, इफ देन डू, वेयर, जितने भी कंडीशंस हैं, ठीक है, या देन डू, ऐसे सारे कंडीशंस आपको लिख लेना है। फिर स्टेटमेंट्स और कितने स्टेटमेंट्स हैं, फिर ऑपरेटर्स कितने ऑपरेटर्स हैं। ऐसा टॉपिक लिखो ऑपरेटर, उसके नीचे पॉइंट वाइज लिख दो कि ये ऑपरेटर्स मैंने पढ़े हैं। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक के अंदर क्या होता है, लाइक बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इन द कोडिंग पार्ट और एक्सप्लेनिंग पार्ट और इन द लॉजिक पार्ट। आपको चीज़ें तो पता होनी चाहिए, ठीक है। एक बार नोट्स में आपने सारी चीज़ें लिख ली हैं। मेरा क्या सजेशन रहता है, अगर कोई फंक्शन है या कोई भी स्टेटमेंट कोडिंग के सिनेरियो को एक बार बुक में लिखो उसी नोट में। जैसे कि स्कैन फंक्शन है, ठीक है, तो स्कैन फंक्शन का एक सिनेरियो, एक एग्जांपल आप वहाँ क्रिएट करो कोडिंग नोट्स में। सबस्ट्रिंग है, सबस्ट्र उसका एक, ऐसे सारे जो फंक्शंस हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का, बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नो डाउट आपने सिस्टम में किया होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट इस तरीके से करोगे तो जब आपको रिविजन करना होगा ना, आप वो नोट्स खोलोगे, मे बी 5 पेज में या 6-7 पेज में जितना भी आपने पढ़ा है ना उसको पूरा आप ब्रीफ कर सकते हो। आप इजीली ऐसा करके किसी भी इंटरव्यू में मिनिमम 60 या 70% स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और हमेशा से मैं बोलता हूँ कि इंटरव्यू में टेक्निकल नॉलेज ज़रूरी तो होता है, इंटरव्यू आपका हो ही रहा है टेक्निकल नॉलेज चेक करने के लिए, बट अगेन आपका कम्युनिकेशन, आपका बिहेवियर, नेक्स्ट थिंग कि आप कैसे इंटरव्यू को हैंडल कर रहे हो, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप नोट्स बनाओ, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। एंड क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप हर चीज़ की कोडिंग करके ट्राई नहीं कर सकते, सो नोट्स जैसे मैंने बोला आप वैसे ट्राई करो, यू विल बी परफॉर्मिंग मच बेटर। नाउ कमिंग टू आगे की सिनेरियो में, सपोज आपने पहला इंटरव्यू दे दिया, ठीक है, ऐसे मतलब प्रैक्टिस करके। अब सेकंड इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। अब आपने पहला इंटरव्यू दिया तो आपको पता तो चला होगा कि आपने कौन से क्वेश्चंस का आंसर किया, कौन से क्वेश्चन का नहीं किया, कौन से क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी समझ में आए, कौन से क्वेश्चंस नहीं समझ में आए। उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, जो क्वेश्चंस नहीं आए उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लो,
और नेक्स्ट इंटरव्यू आपका अच्छा ही जाएगा। ऐसे 3-4 इंटरव्यू आपने दे दिए और 3-4 इंटरव्यू के फीडबैक को कलेक्ट करके इम्प्रूव कर लिया खुद को, यू आर मच बेटर। ओके, आप बहुत आगे निकल जाओगे कंपेयर टू समवन लाइक एनीवन हु इज़ गिविंग हर और हिज फर्स्ट इंटरव्यू। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जिस पर हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू डील विथ इंटरव्यू फियर और ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो पहले इंटरव्यू फियर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी आप पहला इंटरव्यू दोगे आपको फियर रहेगा ही रहेगा। नो डाउट आपने कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस की हो, नो डाउट आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना भी अच्छा हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा तो थोड़ा सा आपको ईज मिल जाता है, थोड़ा पावरफुल फील करते हो बिकॉज ईजिली समझ पाते हो, ईजिली समझा पाते हो, बट स्टिल यू विल हैव द फियर ऑफ इंटरव्यू। वो जो इंटरव्यू का सिनेरियो और इन्वायरमेंट होता है ना, उसका फियर आपको महसूस होगा। तो उस वक्त कैसे आपको हैंडल करना है? देखो, फियर हमें क्यों होता है पता है? पहला इंटरव्यू हमें मिलता है तो हमारे दिमाग में ये रहता है इंटरव्यू ये एक ही है, मतलब दिमाग को ऐसा लगता है ये इंटरव्यू मिला है मान ये इंटरव्यू के बाद मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, ये इंटरव्यू मुझे निकालना ही है, यही इंटरव्यू मेरी लाइफ डिसाइड करेगा। बट गाइस ऐसा कभी नहीं होता। एक इंटरव्यू आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करने वाला। पहला इंटरव्यू आप क्रैक करो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो आप इंटरव्यू दे रहे हो इसका रिज़ल्ट आपके हाथ में भी नहीं है, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं शायद उनके भी हाथ में नहीं है। ये रिज़ल्ट डिवाइडेड रहता है, ये थोड़ा आपके पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, थोड़ा इंटरव्यूअर के पार्ट में थोड़ा लाइक डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटीज़ होंगी या तो डायरेक्टर होंगे उनके ऊपर, या तो जो मैनेजर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी, या तो कोई सीनियर पर्सन, और लास्ट में HR भी। बहुत कंपनियों में HR को भी राइट होता है कि वो आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने टेक्निकल राउंड क्लियर कर दिया हो बट HR ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। वैसे तो 90% श्योर होता है कि अगर आपने टेक्निकल राउंड क्लियर किया है तो आप सेलेक्टेड ही होते हो। तो यानी ये 4 से 5 लोगों में या मिनिमम 2 से 3 लोगों में डिसीजंस डिवाइडेड रहते हैं। वैसे तो मोस्ट प्रॉब्ली जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है, ओके, फाइनल राउंड में जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो मैनेजर होंगे या सीनियर होंगे वही डिसीजन मेकर होंगे, बट कहीं कहीं ये डिसीजन डिवाइडेड होता है मोस्टली। तो समझो जिस भी चीज़ में कंट्रोल एक व्यक्ति के पास नहीं होता, जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है, मतलब मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं रिज़ल्ट क्या आएगा, तो फिर उस चीज़ का टेंशन ही क्यों लेना जब डिसीजन मेकर कोई और है। ठीक है, उसके ऊपर भी कोई डिसीजन मेकर है, उसके साथ भी कोई डिसीजन मेकर है, तो रिजल्ट तो किसी के हाथ में, एक के हाथ में तो है नहीं। आप क्यों टेंशन लेते हो? आपको क्यों ऐसा लगता है कि मतलब आप अच्छा दे दोगे तो आप हो ही जाएगा और बुरा दोगे तो नहीं होगा? यू शुड नॉट डिसाइड कि मैं अच्छे से कर रहा हूँ कि नहीं, मैं अच्छे से दे पा रहा हूँ कि नहीं। हाँ, आपको प्रैक्टिस पूरी करनी है बट उस चीज़ को दिमाग में नहीं रखना है। मैं लिख के देता हूँ गाइस, बहुत बार ऐसा होगा कि आपने इंटरव्यू में अपना बेस्ट दिया, आपने सारे आंसर भी किए बट आप नहीं सेलेक्ट हो गए। दैट कैन हैपन। सो उस चीज़ का फियर नहीं रखना है और मतलब एकदम परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी। आई शुड बी परफेक्ट के चक्कर में कभी बार हम बहुत हेजिटेशन करने लगते हैं, ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं एकदम सही आंसर करूँगा, और वो फियर बढ़ जाता है। तो हमेशा इंटरव्यू को लाइटली लो। ऐसा सोचो कि ये मेरे इंटरव्यू साइकिल का एक फेज़ है, लर्निंग फेज़। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इंटरव्यू क्रैक होगा कि नहीं, बट मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँगा और मैं हर इंटरव्यू में बेटर करूँगा। देखो, सबसे अच्छी चीज़ होती है हर इंटरव्यू में बेटर करना। हर इंटरव्यू को क्रैक करना ज़रूरी नहीं है, बट हर इंटरव्यू में सीखना और हर इंटरव्यू में अपना बेस्ट देने का ट्राई करना, दैट इज़ वॉट इन योर हैंड। तो इंटरव्यू को एकदम लाइटली लो। ऐसा समझो बेंच के वो साइड एक पर्सन है, ठीक है, जो कि कभी बेंच के इस साइड हुआ करते थे। उनका भी, जो आज आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका भी किसी न किसी दिन या रिसेंटली या कभी भी 5 या 10 साल पहले एक इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू लिया होगा जो उनके सीनियर होंगे। बट आज वो उस लेवल पे हैं, उन्होंने वो अचीवमेंट हासिल किया, उन्होंने वो मेहनत की है कि आज उस लेवल पे है, वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आपको भी यही समझना है, किसी दिन उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था और किसी दिन लाइक आज मैं भी इंटरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो उनका मेन मकसद क्या है? आपको टेक्निकली समझना, आपको देखना कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप कैसे हैंडल कर रहे हो, आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, आप कैसे सुन रहे हो चीज़ों को एक्टिवली, आप कैसे ट्राई कर रहे हो, और आपने जितना पढ़ा है उतना पढ़ने के बाद आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। तो आपको समझने की कोशिश करते। दे आर नॉट देयर टू जज यू, दे आर नॉट देयर टू जज योर लाइफ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो आपकी लाइफ जज करने वाले आगे का फ्यूचर क्या होगा। दे आर जस्ट देयर टू अंडरस्टैंड यू फॉर द पर्टिकुलर इंटरव्यू। तो आपको क्या करना है, ईजिली जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं आपको उनको ईजिली एक्सप्लेन करने का ट्राई करना है। जो आता है आपको बताना है, जो नहीं आता है आप सिंपली बोल सकते हो सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल और आई हैवंट डन दिस टॉपिक बट आई विल श्योरली हैव अ लुक। दैट्स वेरी सिंपल। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत इंटरव्यू मिलेंगे और हर इंटरव्यू में आप बेटर करते जाना। एक दिन तो ऐसा होगा कि लाइक आप 5-10 इंटरव्यू क्रैक कर दोगे। मेरे एक कैंडिडेट थे, उन्होंने पहले 5 इंटरव्यू उनको मतलब मिले बट नहीं क्रैक हो रहा था। ही वॉज लाइक कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कि मैं क्या करूँ। ठीक है, उनके साथ मेरी वीडियो भी है, हिज नेम इज़ जय।
उन्होंने फाइनली अराउंड 8 पॉइंट या 8.5 लाख का पैकेज क्रैक किया एज अ फ्रेशर। तो उनके 5 इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहे थे, तो ही वाज लाइक कि सर मैं कुछ और सीख लूँ क्या, मैंने साइंस सीखा, मैं पाइथन सीख लूँ, मैं आर सीख लूँ, मुझे आज भी आ जाए वो टाइम। मैंने बोला नहीं, आप स्टिक रहो, थोड़े टाइम और मेहनत करो, आप क्रैक भी करोगे अच्छा भी हो जाएगा। फाइनली उन्होंने मतलब पहले के 3-4 इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए शायद, लेकिन उसके बाद उन्हें बैक टू बैक 3 या 4 या 5 ऑफर लेटर मिले, ठीक है, और वो ऑफर्स एक से बढ़ के एक थे। बट उन्होंने अपने आप को उस टाइम पे भी बनाए रखा जब उन्हें रिजेक्शन मिल रहे थे। उन्होंने उस टाइम भी रिवीजन किया और मेहनत की जब उन्हें रिजेक्शंस मिल रहे थे, ठीक है। उन्होंने अपने आप को मतलब स्विच नहीं किया, ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचा, नेगेटिव नहीं सोचा ज़्यादा, और फाइनली उन्हें रिजल्ट मिला। उन्हें देरी हुई फल मिलने में, ठीक है, उन्हें पहले 4-5 इंटरव्यू क्रैक नहीं हुए, बट जब उन्हें मिला तो बहुत अच्छा मिला। सो दैट्स व्हाट अबाउट द इंटरव्यू। वो आपको नहीं पता हो कि आपका कब होगा, बट धीरे धीरे आप परफेक्ट बनते जाते हो। तो डोंट बी द डिसीजन मेकर, बी अ लर्नर। और फियर के साथ एक दूसरी चीज़ भी होती है, ओवर कॉन्फिडेंस। 90% आउट ऑफ 100 को फियर होता है फर्स्ट इंटरव्यू में, 10% को ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। वो ओवर कॉन्फिडेंस कैसे होता है, मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, बट वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ जब हम पहले से हमारा लाइक बोलने का तरीका ऐसा कॉन्फिडेंट हो या फ्रैंक हो, या हमारे बोलने की स्पीड वैसी हो, बोलने का बिहेवियर ऐसा हो, तो हम कई बार लाइक हम होते भी नहीं, बट वो साउंड ऐसा करता है, यू आर लाइक ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो उस चीज़ से कैसे डील करना है, तो देखो गाइज, पहली चीज़ कि उसको ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, मल्टीपल वेज में ले लो। मैंने देखा है कुछ कैंडिडेट्स बहुत स्पीड में एक्सप्लेन करते हैं, बहुत स्पीड में बोलते हैं कोई भी चीज़, दिस ऐसे नहीं बोलना, और बहुत लाउड भी बोलते हैं। जैसे रिसेंटली मेरे एक कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था, तो मैं उन्हीं के एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि वो कोई ख़राबी नहीं है, आप पहले से स्पीड में लाउड बोलते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम इज़ लाइक उससे क्या होता है कि समझो कि आपका समझो इंग्लिश पे कमांड नहीं है, आपकी मदर टंग लाइक XYZ लैंग्वेज है, ठीक है, और इंग्लिश पे उतना कमांड नहीं है। तो हमारा माइंड क्या करता है, जब आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हो और ट्राई कर रहे होते हो स्टार्टिंग में, ओके, अगर आप पहले से बोल रहे हो तो देन इट्स फाइन। स्टार्टिंग में बोल रहे हो ना, तो आपका दिमाग प्रोसेस करता है, हिंदी से इंग्लिश में या XYZ लैंग्वेज से इंग्लिश में प्रोसेस करता है। तो जब आप फास्ट बोलते हो ना, तो पहली चीज़ आपको वर्ड्स नहीं मिलते, दिमाग में प्रोसेस नहीं होते एट अ टाइम कि मैं इसको कौन सा वर्ड लूँ। आप XYZ कुछ भी बोलते हो और वो प्रोसेस नहीं हो पाता और आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और क्योंकि आपकी फास्ट बोलने की आदत है, आप फास्ट बोलते जाते हो, आप कुछ भी बोलते जाते हो टू फिल द गैप। तो आपको स्लोली एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा शांत होकर सोचना है। वो इंटरव्यू जो आप दे रहे हो ना, उसका आंसर जो दे रहे हो आप 1 या 2 बार ही दोगे, वो ज़िंदगी भर वो आंसर नहीं देने वाले। तो कभी भी इस तरह से आंसर देना है कि सामने वाले को समझ में आ जाए। आपको ये नहीं सामने वाले को सेटिस्फाई करने का ट्राई नहीं करना है, इस वे से ट्राई करना है कि वो चीज़ किसी को भी समझ में आए। तो पहली चीज़, धीरे बोलोगे तो किसी को भी समझ में आएगा, मतलब धीरे बोलोगे और ट्राई करोगे कि एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने का, तो ईजी भी होगा, ठीक है। तो अगर किसी को इंग्लिश में ऐसे में प्रॉब्लम होती है ना, तो आप ट्राई करोगे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने का, जो भी सिनारियो में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जब भी आपने कोडिंग पढ़ा होगा तो वो कोडिंग होती है, राइट। तो आपने किसी न किसी सिनेरियो में उस फंक्शन को, कंडीशन को यूज़ किया होगा, एक्सप्लेन द सेम सिनेरियो, अगर आप डिफाइन नहीं कर पा रहे तो, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस के लिए यही मैं बोलूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस शायद कोई जानबूझ के नहीं होता, बट वो साउंड ऐसा करता है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करो अपने, लाइक थोड़ा सा पोलाइट होकर इंटरव्यू दो, थोड़ा स्लोली इंटरव्यू दो, एंड चीज़ों को अच्छे से सुनो, डोंट डायरेक्टली जंप टू कंक्लूजन। जैसे हम आधा क्वेश्चन सुनते हैं, हम एकदम स्पीड में दौड़ने लगते हैं, अच्छा ये मुझे आता है, मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। नो लाइक दिस, आपको स्लोली पहले सुनना है, फिर स्लोली एक्सप्लेन करना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। कि जब भी आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है ना, तो आपको इंटरव्यूअर से 2 चीज़ें पूछनी है। पहली चीज़, आप अपने इंटरव्यूअर का इंट्रोडक्शन ले सकते हो। इंट्रोडक्शन यानी आप सिंपली उन्हें पूछ सकते हो कि हाय सर, कैन आई नो अबाउट यू, लाइक हाउ वाज योर जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है। तो आपको इसी बहाने एक वर्किंग प्रोफेशनल जिस रोल पे आप काम करने वाले हो उनके बारे में जानने मिलेगा, ओके। उन्होंने कैसे ये प्रोफाइल चूज़ किया, या पहले कौन सी कंपनीज में काम किया, XYZ, एंड दैट इज़ अ गुड इन्फॉर्मेशन। नोइंग पीपल लाइक हु इज़ वर्किंग ऑन द सेम रोल यू वांट टू वर्क, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। तो उन्हें जानना ही अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। नाउ सेकंड थिंग, आप उनसे पूछ सकते हो, सर कैन यू टेल मी विच आर द थिंग्स आई नीड टू वर्क अपॉन सो आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। आप इंटरव्यूअर को कभी भी ये मत पूछो कि सर हाउ वाज माई इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यूअर कभी भी आपको नहीं बताएगा कि आपका इंटरव्यू अच्छा था या बुरा था डायरेक्टली, क्योंकि उन्हें आगे 3, 4, 5 इंटरव्यू और लेने, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि उनमें से उन्हें कौन सा कैंडिडेट
सही लगा। ओके, कभी कभार ऐसा होता है कि 1 या 2 लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है, बट मोस्टली ऐसा होता है जितनी वैकेंसीज होती हैं उनसे ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है, और फिर उनमें से जो रिफाइंड या उन्हें अच्छा लगता है तो उन्हें चूज़ किया जाता है। तो आपको एट अ टाइम नहीं बता सकते, बट आप उनसे फीडबैक ले सकते हो, विच आर द थिंग्स आई नीड टू वर्क अपॉन और आई कैन इम्प्रूव ऑन विच थिंग्स। एक तो उनसे इंट्रोडक्शन उनके बारे में जानना, दूसरा फीडबैक लेना। और जैसे ही आप फीडबैक कलेक्ट करते हो तो पहले आपको क्या करना है, एक एक्सेल शीट क्रिएट करनी है। एक्सेल शीट पे पहली चीज़ वो कंपनी का नाम और वो पर्सन जिन्होंने इंटरव्यू लिया, फिर उनका फीडबैक लिखना है आपको कि ये उन्होंने मुझे फीडबैक दिया है। उसके बाद आपको याद होगा उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, उन क्वेश्चंस को एक्सेल शीट में लिखना है। जो क्वेश्चंस आपको एकदम अच्छे आए, एकदम क्लियरली उन्होंने आपने एक्सप्लेन किया उन्हें, तो आप उसे ग्रीन मार्क करो। जो क्वेश्चंस आपको कन्फ्यूजन थे उसे येलो मार्क करो। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए समझ में या आप आंसर नहीं कर पाए उन्हें रेड मार्क करो। अब आपका टास्क है कि रेड मार्क जो आपको नहीं समझ में, आप उसे कैसे भी करके समझो, आप उसे कैसे भी करके रेक्टिफाई करो, और विद इन फ्यू डेज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए जो रेड और येलो मार्क आपने किए। और एट द एंड मैं ये बोलूँगा कि स्टार्टिंग में गाइस कोई भी इंटरव्यू देते हो ना, तो पैसे के पीछे रन मत करो कि मुझे 8 लाख वाली कंपनी या मुझे बड़ी कंपनी क्रैक करनी है। लाइफ टोटली अनप्रेडिक्टेबल होती है, आपको नहीं पता आप कहाँ स्टैंड करने वाले हो, कहाँ आप गिरने वाले हो। अगर कोई अच्छा रोल है जिसमें सीखने को भी बहुत अच्छा है, पे भी बहुत अच्छा है, ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, तो इनिशियली पैसे को ना देख के आप लर्निंग पे फोकस करो फॉर द बिगनिंग ईयर्स। मेरे सारे स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ कि कमिंग 1, 2 और 3 ईयर डिपेंड अपॉन योर फाइनेंशियल। आपको लगता है मेरी फाइनेंशियल बहुत वीक है, मेरे पे लायबिलिटी है, देन यू कैन स्विच। बट इनिशियली ऐसा मत सोचना कि मैं 8 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की कंपनी ही मैं क्रैक करूँगा। ऐसे इनिशियली जो भी कंपनी आपको मौका देती है उन्हें एक अच्छी कंपनी मानो, वो कंपनी ज्वाइन करो, सीखो जब तक सीख सको। अगर लॉन्ग टाइम काम कर सकते हो तो लॉन्ग टाइम काम करो, बिकॉज अगर लॉन्ग टाइम कोई बंदा कैंडिडेट सेम कंपनी में काम करता है ना, तो वैसे तो आपने काफ़ी नेगेटिव चीज़ें सुनी होंगी कि उसका प्रमोशन नहीं होता है, ये नहीं। अगर कंपनी ग्रो करती है ना, तो इन 90% ऑफ केसेस जो एम्प्लॉय इतने सालों से काम कर रहे हैं उसको बहुत जल्दी बहुत अच्छा रोल, बहुत अच्छा पे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है। बिकॉज इंस्टेड ऑफ हायरिंग XYZ पर्सन फॉर द सीनियर पोजीशन, दे विल श्योरली गिव द पोजीशन टू समवन हु इज ऑलरेडी गिविंग मच इनफ और लाइक गिविंग मच आउटपुट इन वर्किंग इन द सेम कंपनी, हु हैव गिवन दिस मच टाइम और कंट्रीब्यूशन टू द सेम कंपनी। तो हमेशा मौका देंगे। अगर सेम कंपनी में आप काम करते हैं ना अच्छा टाइम तक, तो कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट देती है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, इस कंपनी में पॉलिटिक्स हो रही है और नई चीज़ें वर्स्ट केस सिनारी में जा रहा है, आपको फाइनेंशियल का बहुत कुछ क्रंच है, तो फाइनेंशियल क्रंच है तो आप एक बार डिस्कस कर सकते हो अपने मैनेजर या किसी से भी। मतलब अगर कोई पॉलिटिक्स या इसको रिलेटेड लेके भी कुछ प्रेशर या कुछ भी हो, ऐसा आपको कंपनी में लग रहा है कि इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है XYZ, अपने मैनेजर से डिस्कस करो फाइनेंशियल XYZ जो भी चीज़ें। अगर रिजॉल्व होती हैं तो वेल एंड बेटर, अगर रिजॉल्व नहीं होती तो फिर डिसीजन आप। तो आज की इस एपिसोड में बस यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बाकी की अगेन नेक्स्ट चीज़ें हम एपिसोड 3 में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ इस एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखने मिली हो। तो अगेन मुझे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको किन किन चीज़ों के बारे में जानना है, तो उसके रिलेटेड ही मैं नेक्स्ट एपिसोड क्रिएट करूँगा। तो अगर कुछ सीखने और जानने मिला हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक देना। और आपको क्या जानना है इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग तो भी मुझे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।